हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज हम लोग घर्षण कोण, विराम कोण और घर्षण और विराम कोण के बीच संबंध को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घर्षण कोण पर। घर्षण कोण का मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है। इस परिभाषा को आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस परिभाषा को हम लोग चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से जानेंगे। घर्षण कोण के लिए सबसे पहले आप लोगों को चित्र को समझना बहुत ही आवश्यक है। चित्र मैं जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ बहुत ही इजी वे में, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, इस पर कोई एक वस्तु रखी हुई है। ये कोई सतह है जिस पर एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु को आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको चलाने के लिए आप लोग इस पर बल लगाते हैं, बाहरी बल F लगा दें। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब इस पर आप लोग इस वस्तु को चलाने के लिए या गति कराने के लिए जैसे ही बाहरी बल आप लोग आरोपित करिएगा तो इसके बीच में एक घर्षण बल भी कार्य करने लगता है और वो घर्षण बल उस बाहरी बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। हमेशा आप लोग जानते हैं कि घर्षण बल बाहरी बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए ये बाहरी बल F लगाएं तो घर्षण बल इसके बीच में Fs काम कर रहा है। ठीक है, चित्र को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे इस वस्तु का जो केंद्र बिंदु है वो मान लेते हैं O है। ठीक है, जैसे ही आप इस वस्तु पर बाहरी बल आरोपित किए F, तो उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करने लगा स्मॉल fs, जो कि घर्षण बल क्या होता है हमारा, किसी भी गति का विरोध करता है। अब आप इस पे और ज़्यादा बल लगाएंगे तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि ये वस्तु चलने लगेगी। ठीक है, या हल्के से आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक है, या चलने की कोशिश करेगी। ठीक है, आप लोग इस पर बल लगाएं, ये वस्तु हल्का सा मूव किया, हल्का सा चलने का प्रयास किया तो इस वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य करने लगते हैं। जैसे कि मान के चलिए इस वस्तु को कुछ ना कुछ भार होगा जो कि नीचे की ओर भार लगता है। उस वस्तु का भार मान लीजिए कि W है, वेट इसका, इस वस्तु का भार क्या है, W है। और न्यूटन की गति के तीसरे नियम से आप जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत हमेशा प्रतिक्रिया होती है। तो इस वस्तु का भार नीचे सतह की ओर लगेगा तो नीचे जो हमारा ये सतह है ये भी वस्तु के ऊपर की ओर भार लगाएगा। ठीक है, या बल लगाएगा। ये बल होता है हमारा R, जिसको हम लोग अविलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये बल का मान क्या है, R है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है जिसका कटान बिंदु O पर कट रहा है और उसके बाहर की ओर दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तब यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज का नियम को पालन करती है, समांतर चतुर्भुज के नियम को पालन करती है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि अगर कोई बिंदु पर दो सदिश कार्य कर रहा है, अगर किसी बिंदु पर यानी कि बिंदु O पर दो सदिश कार्य कर रहा है, कौन कौन सा सदिश कार्य कर रहा है, एक अविलंब प्रतिक्रिया और दूसरा है हमारा सीमांत घर्षण। ठीक है, दो सदिश कार्य कर रहा है तो इसका परिणामी जो होता है वो बीच से होकर गुजरता है। उसका परिणामी क्या होता है, बीच से होकर गुजरता है। हम यहाँ से इसका परिणामी बीच से होकर गुजार देते हैं। ठीक है, इसका परिणामी बीच से होकर गुजरता है, ये इसका परिणामी है। अब परिणामी के बीच में क्या बनेगा, एक कोण बनेगा जो कि अविलंब प्रतिक्रिया से कोण बनाएगा। यही हमारा होता है घर्षण बल। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, घर्षण बल होता है। अब इस चित्र को आप लोग अगर समझ लिए होंगे तो परिभाषा को याद करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, कैसे आसान होता है, तो यहाँ पे देखिए, सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया। सीमांत घर्षण कौन है हमारा, ये Fs, और अविलंब प्रतिक्रिया कौन है हमारा, ये R। सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी क्या है, ये है। ठीक है, सीमांत घर्षण और अविलंब प्रतिक्रिया का परिणामी
अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है, ये कोण किससे बनाना है? अभिलंब प्रतिक्रिया से बनाना है, क्योंकि ये अभिलंब प्रतिक्रिया है और परिणामी है ये। तो अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे ही घर्षण कोण कहते हैं। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का ये परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसी को हम लोग घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, चित्र को अगर आप लोग समझ लिए होंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग घर्षण कोण समझ जाएंगे और इसको प्रूव भी कर लेंगे। अब इसके बात करते हैं इसके व्यंजक को, इसके व्यंजक पे अब हम लोग बात करते हैं। इस चित्र को हम लोग साइड में रख लेते हैं और इसके व्यंजक को अब हम लोग प्रूफ करेंगे। व्यंजक देखिएगा, सबसे पहले व्यंजक में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो घर्षण है, ये घर्षण कोण जो हमारा बन रहा है, इस पे कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है, इन सभी बलों को हम लोग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे चित्र में वस्तु पर निम्न बल कार्य करता है। कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है, उन सभी बलों को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहला जो हमारा बल है वो कार्य कर रहा है नीचे की ओर, ठीक है। W कुछ ना कुछ भार है, ठीक है। तो वस्तु का भार W कहाँ कार्य कर रहा है? नीचे की ओर कार्य कर रहा है। दूसरा बल हमारा कौन सा कार्य कर रहा है? तो ये तल भी जो सतह है ये भी न्यूटन के गति का नियम का पालन करके ऊपर की ओर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे तल की अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तीसरा बल कौन सा कार्य कर रहा है? हम लोग क्षैतिज बल बाहर की ओर लगाए हैं, बाहरी बल, ठीक है। बाह्य बल कैपिटल F। चौथा हमारा क्या काम कर रहा है? सीमांत घर्षण, जो कि बाहरी बल का विरोध कर रहा है। सीमांत घर्षण बल F है। सीमांत घर्षण बल को Fs से शो करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको S इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसको सीमांत घर्षण को हम लोग इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन S से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको Fs से शो करते हैं। सीमांत घर्षण Fs बाह्य बल कैपिटल F के विपरीत। ये चारों बल को लिख लिया हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर हम लोग इसको नेम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं। जैसे कि O से हमारा अभिलंब प्रतिक्रिया, इसको हम लोग दे देते हैं A का नाम। O सीमांत घर्षण है, इसको हम लोग नाम देते हैं B का नाम। और ये जो हमारा है परिणामी, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग क्या लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग जो शो कर रहा है उसको हम लोग लिख देते हैं। चित्र में क्या शो कर रहा है? चित्र में OA भाग अभिलंब प्रतिक्रिया को शो कर रहा है। अभिलंब प्रतिक्रिया R को तथा OB भाग, या OB रेखा भी लिख सकते हैं, OB भाग सीमांत घर्षण Fs को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिएगा, इन तीनों को अगर हम लोग मिला दें ऐसे रेखा से, डॉटेड लाइन से, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अब समांतर चतुर्भुज चूंकि ये बन रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज OA, कौन सा समांतर चतुर्भुज बन रहा है? OACB समांतर चतुर्भुज
OACB को मिलाने पर, OACB को जब हम लोग मिला रहे हैं तो यहाँ पे एक कोण भी बन रहा है, ठीक है, ये कोण बन रहा है, ये वाला आप देखें तो ये क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज AOC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लैम्डा, या फिर हम लोग AOC को क्या कह सकते हैं, घर्षण कोण, यही हमारा घर्षण कोण होता है। घर्षण कोण त्रिभुज AOC बराबर लैम्डा। अगर हम इस त्रिभुज को देखें ऐसे, इसको और इस रेखा को आप अगर हम लोग देखें, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है तो ये क्या है हमारा, ये हमारा शो कर रहा है आधार को, और ये क्या शो कर रहा है हमारा लंब को, और ये क्या शो कर रहा है हमारा कर्ण को। अब यहाँ हम लोग त्रिभुज से क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज से हम लोग क्या जानते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। समकोण त्रिभुज OAC में, OAC समकोण त्रिभुज बन रहा है तो उसको हम लोग क्या जानते हैं, क्या समकोण त्रिभुज से हम लोग ये जानते हैं कि जब आधार और कर्ण किसी भी बिंदु पर काटते हैं तो वहाँ पे स्पर्शज्या बनता है, स्पर्शज्या बनता है, और स्पर्शज्या को हम लोग tan थीटा कहते हैं, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे, लैम्डा। tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि tan थीटा मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इनका वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे लंब कौन सा है, AC, और आधार कौन सा है हमारा, OA, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब कौन सा बन रहा है हमारा, यहाँ पे लंब हमारा बन रहा है AC, और आधार हमारा क्या बन रहा है, OA। अब AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का जितना मान होगा, यानी कि इसका जितना मान होगा उतना ही तो इसका ही मान होगा, ठीक है, उतना ही तो किसका मान होगा, OB का ही मान होगा, क्योंकि ये और ये दोनों का क्या है, लेंथ बराबर है। तो AC का जितना मान होगा उतना ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, OB का मान लिख सकते हैं अपॉन OA। क्यों लिखें, क्योंकि AC का मान तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो OB का मान यहाँ पे FS दिया हुआ है, इसलिए FS का मान रखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, OB का मान कितना हो जाएगा हमारा, FS सीमांत घर्षण, और OA का मान क्या होगा हमारा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया, ये। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो tan थीटा को हम लोग किससे शो कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू FS बटे R हो गया। लेकिन हम लोग ये जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि μs का जो मान होता है वो FS बटे R के बराबर होता है। ये समीकरण 1 ले लिए, ये समीकरण 2 ले लिए। μs का मान होता है हमारा कितना, FS बाई R होता है, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इन दोनों समीकरणों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। समीकरण या फिर समीकरण 2 का मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान यानी किसका मान है, FS बाई R का मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, μs, क्योंकि FS बाई R जो हमारा है इसका मान को हम लोग क्या रख दिए, μs रख दिया। यही हमारा घर्षण कोण का व्यंजक होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है घर्षण कोण का व्यंजक। हम लोग क्या लिख सकते हैं घर्षण कोण को, कि स्थैतिक घर्षण जो हमारा होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। क्योंकि ये हमारा क्या है, μs क्या है हमारा स्टैटिक घर्षण गुणांक है, और tan लैम्डा क्या है हमारा घर्षण कोण का स्पर्शज्या है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, स्टैटिक घर्षण गुणांक जो हमारा होता है वो घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। बहुत ही आसान है।
फ्रेंड्स, तो अब हम लोग विराम कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। विराम कोण का भी परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखा है, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से चित्र के माध्यम से समझेंगे, जैसे हम लोग घर्षण कोण को समझे थे। तो घर्षण कोण और विराम कोण में ये अंतर होता है कि घर्षण कोण का जो हमारा चित्र बनता है वो किसी समतल पर बनता है, ठीक है, वो किसी समतल पर बनता है। ऐसे हमने बनाया था घर्षण कोण का चित्र, ठीक है। अब यहाँ पर विराम कोण को हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि विराम कोण का जो चित्र बनेगा वो नत समतल पर बनेगा, नत समतल पर बनेगा। अब ये नत समतल क्या होता है? तो नत समतल का मतलब ये होता है कोई भी ढाल वाला सतह, ऐसा सतह जिसमें ये स्लोप हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नत समतल का चित्र। तो कैसे इसका यहाँ पे विराम कोण बनाएंगे हम लोग, इसके बारे में समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर कोई नत समतल की स्थिति है, ये कोई ढाल है और यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जैसे जैसे हम लोग इस ढाल को बढ़ाएंगे वस्तु नीचे की ओर ढाल की तरफ गिरने लगेगा। जैसे कि मान के चलिए कि ये कोई ढाल है और यहाँ पे हमने वस्तु रखा है, ठीक है, ये कोई ढाल है और यहाँ पर हमने एक वस्तु रखा हुआ है। तो ये वस्तु यहीं की यहीं है, लेकिन जैसे हम लोग इस ढाल का मान को बढ़ाएंगे, जैसे हम लोग ढाल को बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो वस्तु के नीचे के गिरने के चांस क्या होते रहेगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे करना है हम लोग को। हम लोग मान के चलिए अगला चित्र में हम लोग इसके ढाल को बढ़ा देते हैं, यानी कि इसके ढाल को हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसके ढाल को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका कोण का मान हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए। पहले इसका कोण इतना था, अब इसका कोण क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि वस्तु है वो नीचे की ओर सिरकने लगती है या सिरकने की स्थिति में होती है, तब हम लोग इसको कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति, ठीक है। सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं जब हम लोग किसी नत समतल पर किसी वस्तु को रखते हैं और उसका कोण को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो सीमांत संतुलन की स्थिति में होगी। तो उस समय जो हमारा यहाँ पे कोण बनता है, उस समय जो हमारा कोण बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं विराम कोण, ठीक है, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसको शो कैसे करना है, इस चित्र को, इसको हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। चित्र को और थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। इस वस्तु है, इस वस्तु का भार कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। मान लेते हैं ये केंद्र है, ठीक है। तो ये वस्तु क्या है, हल्की तिरछी लगे हुई है, तो इसका भार मान लीजिए कि यहाँ पे लगता है mg, वस्तु का भार mg नीचे की ओर लगा, ठीक है। अब वस्तु का भार जब नीचे mg लगेगा, तब ये सतह भी हमारा नत समतल है जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम का पालन करेगा और इस वस्तु पर भी भार लगाएगा, एक बल लगाएगा, ठीक है। वो होगा हमारा आर, अभिलंब प्रतिक्रिया का बल, ठीक है। और इनके बीच में क्या काम कर रहा है, घर्षण। अगर बल, इस वस्तु अगर इधर की ओर भाग रही है, ठीक है, वो तो इधर ही की ओर भागेगी वस्तु, तो घर्षण बल क्या लगता है, हमेशा विपरीत लगता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि घर्षण बल लग रहा है Fs, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिएगा आप कि यहाँ पर समकोणिक घटक बनेगा, समकोणिक घटक बनेगा। और वो घटक कैसे बनेगा, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर मान के चलिए अभिलंब प्रतिक्रिया है, उसके सीधा में हम लोग को एक लाइन खींच देना है, डैश 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 करके, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसको मान लेते हैं हम लोग थीटा कोण है, ठीक है, वो क्या होगा, थीटा कोण है। अब वस्तु का भार क्या कर रहा है, इस चित्र में समकोणिक घटक बनाएगा। और वो समकोणिक घटक कैसे बनेगा, तो हमेशा याद रखिएगा समकोणिक घटक दो चीज में बनते हैं, एक साइन थीटा में और एक कोस थीटा में। और साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का जो घटक जो बनता है वो नत समतल के समांतर बनता है। कोई भी साइन थीटा का जो घटक बनता है वो कहाँ बनता है, समांतर बनता है। तो ये समांतर है, तो यहाँ पर हम लोग बना देंगे घटक साइन थीटा का mg साइन थीटा। और कॉस थीटा का घटक कहाँ बनता है, तो कॉस थीटा का लंबवत बनता है, नत समतल के लंबवत, किसी भी चीज के लंबवत क्या बनता है, कॉस थीटा का घटक बनता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर घटक बनता है कॉस थीटा का mg कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को
कुछ नहीं करना है। अब इसको हम लोगों को व्यंजक प्रूफ करना है। व्यंजक के लिए सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है तो नत समतल का क्षैतिज झुकाव विराम कोण कहलाता है। समझ में आ गया? इसको चित्र के माध्यम से मैं समझा चुका हूँ। सीमांत संतुलन की स्थिति क्या होती है, तो जब वस्तु सरकने वाला हो, ठीक है, या उस पर कोई भी वस्तु गति करने की स्थिति में हो, तब उसको हम लोग कहते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग इसका कोण का मान को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सिरकने की स्थिति में क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी, और उसके बीच में जो यहाँ पे कोण काम करेगा उसी को हम लोग कहेंगे विराम कोण। अब हम लोग इसका व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, व्यंजक में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। वो 3 बल क्या कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से बल है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना नत समतल का क्षैतिज से झुकाव कितना है, थीटा है। क्षैतिज से झुकाव कितना है, थीटा है। तब चित्र में 3 बल कार्य करेंगे। कौन कौन से बल कार्य करेंगे, तो पहला तो सबसे है कि वस्तु का भार नीचे की ओर। ठीक है, वस्तु का भार का कार्य करेगा नीचे की ओर। दूसरा, या फिर यहां हम लोग लिख ही देते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर। दूसरा कौन सा बल कार्य करेगा, तो अविलंब प्रतिक्रिया। अविलंब प्रतिक्रिया आर, कहाँ, ऊपर की ओर, समतल के, सॉरी नत समतल के ऊपर। ठीक है, और तीसरा बल कौन सा कार्य करेगा हमारा, ये घर्षण। ठीक है, कौन सा घर्षण, तो सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण Fs कहाँ काम करेगा, ये नत समतल के अनुदिश, नत समतल के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, अब यहां पर कौन कौन सा समकोणिक घटक बन रहा है उसको भी हम लोग यहां पर लिख देंगे। ठीक है, चूंकि वस्तु का भार 2 समकोणिक घटक बनाता है। कौन कौन सा समकोणिक घटक बनाता है, पहला mg cos थीटा। कहाँ लगता है, तो ये याद रखिएगा कि cos थीटा का जो घटक बनता है किसी कहीं पर भी वो लंबवत बनता है। ठीक है, नत समतल के लंबवत। और दूसरा कौन सा कार्य करेगा, साइन थीटा, जो समांतर कार्य करता है, नत समतल के समांतर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग चित्र के माध्यम से दोनों को लिखेंगे। क्या है यहाँ पे देखिएगा कि Fs से हमारा जो हमारा घर्षण बल है वो mg के क्या है, सीधा में है, तो इसको Fs को हम लोग घर्षण बल को mg साइन थीटा के बराबर कर देंगे, और mg cos थीटा के बराबर किसको करेंगे, r को। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या होगा हमारा, Fs इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों को एक दूसरे से भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे, अगर मान लिया जाए हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे, तब यहाँ हमारा कॉस बटे साइन बनेगा, जो कि हमारा बन के क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और कॉट हम लोग को नहीं लेके आना है, हम लोग को क्या लेके आना है, टैन में लेके आना। टैन कैसे लेके आएंगे हम लोग, टैन कैसे लेके आएंगे हम लोग, जब हम लोग समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग देंगे तब क्या होगा, टैन थीटा में बनेगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 को हम लोग समीकरण 1 से भाग देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 2 हमारा क्या है, Fs बटे r इज इक्वल टू क्या होगा, mg साइन थीटा बटे mg
कॉस थीटा। यहाँ से एम जी कैंसिल आउट हो गया, तो एफ एस बटे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एस बटे आर। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इस फॉर्मूला को देख करके आप लोगों को याद आया होगा, इस फॉर्मूला को एफ एस बटे आर को, इसको हम लोग जानते हैं कि जब मैं घर्षण वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, घर्षण के नियम, तो ये घर्षण गुणांक होता है, सीमांत घर्षण गुणांक बराबर क्या होता है एफ एस बटे आर होता है। सीमांत घर्षण गुणांक का मान क्या होता है एफ एस बटे आर। तो इस सीमांत घर्षण गुणांक का मान यानी कि एफ एस बटे आर का जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या हमारा म्यू एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है, स्पर्शज्या के बराबर होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग संबंध को निकालेंगे, किसके किसके बीच में संबंध, तो घर्षण कोण और विराम कोण के बीच में संबंध को हम लोग निकालेंगे। बहुत ही छोटा सा है, कुछ नहीं करना है इसमें। संबंध को निकालने के लिए हम लोग को, संबंध निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, दोनों का पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। घर्षण कोण को हम लोग क्या सिद्ध किए थे, स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होता है वो हमारा tan लैम्डा, लैम्डा हमारा क्या होता था घर्षण कोण होता था। ठीक है, और हम लोग अभी क्या प्रूफ किए विराम कोण से कि हमारा जो घर्षण गुणांक है वो हमारा स्पर्शज्या के tan थीटा के बराबर है। ये दोनों हम लोग समीकरण प्रूफ किए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से म्यू एस का मान को हम लोग इसमें रख देंगे, या तो समीकरण 2 से म्यू एस का मान को हम लोग इसमें रख देंगे। ठीक है, मान लेते हैं समीकरण 1 से हम लोग रखते हैं, समीकरण 1 से घर्षण गुणांक म्यू एस का मान समीकरण 2 में रखने पर म्यू एस का मान क्या हो जाएगा tan लैम्डा, तो tan लैम्डा इसमें रख दिया हम लोग इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा tan थीटा। ऐसे tan कैंसिल हो गया, क्या आया लैम्डा इज इक्वल टू थीटा। या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि घर्षण कोण, ये तो घर्षण कोण है हमारा लैम्डा, घर्षण कोण, ठीक है, वो किसके विराम कोण, विराम कोण ये ना है विराम कोण के, और ये किसका चिन्ह है बराबर, तो बराबर होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया, दोनों का संबंध घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।